हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिक्स का पार्ट 3, जिसमें क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ के स्लैब पर आपतन कोण 60 डिग्री पर आपतित होती है। अगर अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हम लोग। थोड़ा सा एक स्लैब और ये हवा का ही कह दे एक सतह का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं नीचे वाला हिस्सा स्लैब का है और ये एक रेड कलर का जो लाइन खींचे हैं ये हमारा हो गया सतह। ये हो गया सतह स्लैब का। तो एक आपतित किरण स्लैब पर आपतित होती रही है। ये कितना डिग्री का कोण बना रही है? यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसमें कहा गया है कि अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण। हम लोग परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। तो यहाँ से ये 60 डिग्री है आपतन कोण, तो ये भी कोण यानी कि परावर्तन कोण भी कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री ही हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपवर्तन कोण का वैल्यू। अपवर्तन कोण का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा। ये कोण का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां से एक सीधा रेखा पर यानी स्ट्रेट लाइन, एक सीधा रेखा पर बना टोटल कोण, यहां से देखिए ध्यान से, ये टोटल कोण ऐसे कह दे तो 180 डिग्री का होगा, जिसमें हम लोग कौन कौन सा कोण आएगा? 60 डिग्री का कोण प्लस 90 डिग्री का कोण और प्लस ये आर। यहां से यहां तक 60 डिग्री का कोण, फिर प्लस इस परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण, और फिर ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण आर। तीनों एक रेखा पर बना कोण है। तो ये तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। 60 और 90 को जोड़ देते हैं, 150 डिग्री आ जाएगा, प्लस आर बराबर 180 डिग्री। कोण आर बराबर 180 डिग्री और ये प्लस में 150 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस में 150 डिग्री, यानी कोण आर का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एक ऑप्शन में दिया था ऐसा अपवर्तन कोण 30 डिग्री, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। एक और चीज चेक कर लेते हैं कि जो ये स्लैब है, स्लैब जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसके लिए हम एक लॉ लगाएंगे, एक नियम लगाएंगे, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाते हैं यहां से, स्नेल लॉ से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? वह साइन आई बटा में साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू वन। म्यू टू वन, ऊपर वाला को पहला माध्यम मान लेते हैं और नीचे वाला को दूसरा माध्यम मान लेते हैं। इसको पहला, नीचे वाला को दूसरा। ठीक, अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आई का वैल्यू है कितना? 60 डिग्री और आर का वैल्यू निकाल कर लाए हैं 30 डिग्री। तो वैल्यू रखते हैं साइन आई के जगह 60 डिग्री और साइन आर के जगह 30 डिग्री, और इधर हो गया म्यू टू वन। सॉल्व करते हैं, साइन 60 का भी वैल्यू रखते हैं और साइन 30 का भी वैल्यू रखते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। इधर म्यू टू वन बटा 2 कट जाएगा ये, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बच जाएगा ऊपर में √3 और नीचे में 1 बराबर म्यू टू वन। एक से किसी संख्या में भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी √3 बराबर म्यू टू वन। म्यू टू वन, ये जो 2 होता है नीचा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो दूसरा नीचा में ही तो हमारा स्लैब है, यानी कि स्लैब जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा √3। ऐसा भी एक ऑप्शन था, अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? √3।
स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। यानी कि इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों ऑप्शन सही है। बी प्लस सी, बी प्लस में ये सी, सिर्फ सी नहीं होगा, बी प्लस सी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इसमें अपवर्तन का भी योगदान होता है। ये ऑप्शन सही है, ए वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण बनाने के लिए हम एक बहुत बड़े गोले का उपयोग करते हैं जिसकी त्रिज्या लगभग अनंत मानी जाती है। यानी कि समतल दर्पण की त्रिज्या क्या मानी जाएगी? अनंत। और फोकस दूरी कहीं कहीं भी पूछ देता है, तो फोकस दूरी बराबर होता है r/2, यानी अनंत बटा 2। अनंत में 2 से भाग देने पर अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अनंत का अनंत ही रहेगा। ठीक, तो ये अनंत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। ठीक है, देखिए हम एक तालाब का तली थोड़ा सा हिस्सा ले रहे हैं, कोई तालाब है इसके तली का थोड़ा हिस्सा ले रहे हैं। अब इधर तालाब का ये तली है, इधर यहां तक के एरिया में पानी भरा हुआ है, फिर ऊपर से हवा, तो कह दे नीचे वाला एरिया सघन हो जाएगा, पानी है तो सघन हो जाएगा, और ऊपर वाला एरिया विरल हो जाएगा। ठीक, तो जब भी प्रकाश के किरण सघन से विरल माध्यम में जाए और वो सीधे जाए, सतह पर लंबवत होकर के जाए, तो वो सीधे निकल जाती है, ये किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक, एक किरण थोड़ा सा सतह पर कुछ कोण बनाकर जा रही है यहाँ पर, तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो ये अभिलंब से दूर हटी है। अब इस किरण को हम पीछे की ओर डैश डैश वाला रेखा से मिलाए हैं, ये दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, यानी कि जो ये तली वास्तव में यहाँ है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ऊपर से देखने वाले व्यक्ति को तली यहाँ दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रकाश की कौन सी घटना हो रही है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो ये घटना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांति कोण सघन माध्यम में, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। देखिए क्रांति कोण समझने के लिए सबसे पहले एक सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये सतह हो गया हमारा। जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। यहाँ अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच कोण आपतन कोण कहलाता है। लेकिन एक स्पेशल केस, जब ये अपवर्तन कोण यानी अभिलंब से बना अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए तो इधर का कोण क्रांति कोण कहलाता है। तो विरल माध्यम में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो हम यहाँ तीनों दर्पण बनाए। सबसे पहले समतल दर्पण, तो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखें, दर्पण से पीछे बनता है प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का ही बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो सबसे पहला बात की समतल दर्पण द्वारा बनता है। दूसरा का बात, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, यानी इस दर्पण में भी बन रहा है। और इस उत्तल दर्पण में तो वस्तु को कहीं पर भी रख दे, प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है, दर्पण के पीछे, और छोटा बनता है इस केस में, आभासी बनता है, सीधा बनता है। यानी कि तीनों दर्पण होगा, केवल समतल नहीं, केवल अवतल नहीं, केवल उत्तल नहीं, तीनों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से
बड़ा भी बने और आभासी भी बने। अभी हम सब में आभासी बनाकर दिखाए थे। देखो वस्तु इतना है, इसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते थे। ये कौन सा दर्पण है? वह अवतल दर्पण। इसमें भी हम टिक करेंगे, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पीन छिद्र कैमरा है ना, वो प्रकाश के सरल रेखा में गमन पर काम करता है, यानी प्रकाश के रेखीय प्रसार पर, सरल रेखा में प्रसार पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल और कांच सही से लिखा नहीं है, कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो सबसे पहले कांच का, पहले जल है और कांच है, तो हम अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं। जल के लिए W मतलब वाटर यूज करते हैं। कितना दिया है? देखो 4/3, और फिर म्यू कांच मतलब G मतलब ग्लास, यहां पर दिया है 3/2। पहले जल का नाम फिर कांच का नाम, तो पहले वाला अपवर्तनांक जल का होगा, फिर बाद वाला कांच का होगा। पूछ किसका रहा है? तो जल का कांच के सापेक्ष, यानी जल का पूछ रहा है। म्यू W मतलब वाटर, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष, यानी G। हमको निकालना है म्यू WG बराबर वाट। एक हम फॉर्मूला जानते हैं कि जब भी ऐसे पूछा जाए म्यू WG, तो यूज करेंगे म्यू W ऊपर और म्यू G नीचे। तो म्यू W का वैल्यू है 4/3 और इसका वैल्यू है 3/2। अगर कोई टर्म भाग में हो, बटा का भाग कर दे, उसको पलट देते हैं और गुना में लिख देते हैं। ये भाग में था, इस वैल्यू को पलट देंगे और ये गुना करने पर आएगा 4 दूना 8, 3 3 9, यानी कि 8/9 ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो ये वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं होती है। ये पानी के बुलबुला का चमकना, हीरा का चमकना, मृग मरीचिका का बनना, लूमिंग बनना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। और एक है प्रकाशिक तंतु का जो कार्य सिद्धांत होता है या कार्य प्रणाली होता है, वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।